एक सवाल बार बार हमसे पूछा जाता है और जो भी सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके मन में आता है, सीजीपीएससी हिंदी में लिखें या अंग्रेजी में। ये सवाल हमसे भी बहुत लोगों ने पूछा। मेरा सबको सजेशन एक ही बात का है, थोड़ा सोच समझ के विचार कर लो। अभी तक आपकी जो पढ़ाई हुई है, हो सकता है 12वीं तक आप हिंदी में पढ़े होंगे, उसके बाद आपने कॉलेज किया होगा, बीई बीटेक किए हैं तो आप इंग्लिश में किए होंगे, हो सकता है बीकॉम किए होंगे, इंग्लिश में किए होंगे, एमबीए बीबीए जो भी आप किए होंगे, हो सकता है अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई आप इंग्लिश में किए हैं, ठीक है। लेकिन उस ग्रेजुएशन से स्पेसिफिक सब्जेक्ट क्या सीजीपीएससी में सभी सब्जेक्ट होंगे? नहीं, 7 पेपर होते हैं अलग अलग जोन के, है ना। तो जो आपके बचपन से लेकर के स्कूल तक की तैयारी है, अगर उस सारे ज्ञान को आप इंग्लिश में चेंज कर सकते हैं और ऐसा चेंज कर सकते हैं कि एग्ज़ाम के समय वो एग्जैक्ट वो सारे वर्ड्स आपके दिमाग में स्ट्राइक करें, तब आपको हिंदी मीडियम से अपना इंग्लिश मीडियम चेंज करना चाहिए। एक्चुअली सवाल इसी से ही रिलेटेड आया था कि क्या मैं इंग्लिश में लिखूं या हिंदी में लिखूं, और जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं मोस्टली उनके मन में ये सवाल आया है। इंग्लिश मीडियम वालों का सवाल बहुत कम रहा है कि मैं अपना माध्यम चेंज करूं या नहीं, इसीलिए मैंने आपको हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम ट्रांजिशन के बारे में समझाया। अब ध्यान रखिएगा, इसमें एक पैटर्न है जिसको आपको लिखना फॉलो करना पड़ेगा मीन्स लिखने के समय। पैटर्न ये है, आप 7 के 7 पेपर में से किसी भी एक पूरे पेपर को अन्य भाषा में लिख सकते हैं। मतलब अगर आप पेपर 3 इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो आप पूरा पेपर 3 इंग्लिश में लिख सकते हैं और बाकी अगर आप बाकी के जो 6 पेपर हैं वो हिंदी में लिखना चाहते हैं तो हिंदी लिख सकते हैं। पर एक आप गलती मत करिएगा, एक ही पेपर के अंदर में एक सब्जेक्ट को हिंदी लिख दिया और दूसरे सब्जेक्ट को इंग्लिश, तो वहाँ पे दिक्कत होगी, ठीक है। अगर आपको एक लैंग्वेज में लिखना है, चाहे वो हिंदी या इंग्लिश हो, तो पूरे के पूरे पेपर को लिखना पड़ेगा। समझ में आ गई मेरी बात? इसीलिए अपना लैंग्वेज चुनने के समय इस बात को ध्यान रखिएगा। अब अंतर समझाते हैं। लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि इंग्लिश मीडियम में वही उत्तर लिखने से ज़्यादा नंबर मिलता है। ये मिथ है, ये मिसकंसेप्शन है, ठीक है। जो वहाँ पे चेक करने वाले हैं वो इस बात को चेक कर रहे हैं कि आपका उस सब्जेक्ट के लिए समझ कितना है, पकड़ कितना है, लिखने का तरीका कैसा है और आपका ज्ञान कितना है। इस पे आप जज हो रहे हैं। आप इस बात पे बिल्कुल जज नहीं हो रहे हैं कि आपको इंग्लिश आती है। वहाँ पे भाषा सिर्फ एक माध्यम है आपको एक्सप्रेस करने का। अपने आप को अगर आप अच्छे से हिंदी में एक्सप्रेस कर सकते हैं तब वो आपको उसी हिसाब से जज करके चेक करेंगे कॉपी। अगर आप अपने आप को अच्छे से इंग्लिश में एक्सप्रेस कर सकते हैं तो इंग्लिश में लिखिए, ठीक है। पर ध्यान रखिएगा, एक पूरा पेपर आपको एक लैंग्वेज में लिखना होगा। दूसरी बात ये है कि इंग्लिश लिखने समय थोड़ा फ़ायदा ये हो सकता है कि आपको पेन उठाना नहीं पड़ता। हिंदी में क्या करना पड़ता है, पहले उस शब्द को लिखो, ऊपर लाइन खींचो, मात्रा के लिए भी ऊपर ऐसे लिखना पड़ता है। इंग्लिश में आप जल्दी से उसी बात को नीचे लाइन में ही लिख सकते हैं। कुछ आपको एक्स्ट्रा पेन को उठाना या ये सारे काम नहीं करने पड़ते, तो समय आपके पास बच जाता है और भी सोच करके चीज़ों को लिखने में, ठीक है। और अगर आपको कॉपी में कुछ बढ़िया आर्ट करना है या फिर उसको जमाना है तो आप वो काम कर सकते हैं। जब आप इंग्लिश में लिखते हैं समय हो सकता है ज़्यादा मिलता होगा, सिर्फ ये अंतर है। चेक करने वाले को फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको इंग्लिश आती है या हिंदी आती है। समझ में आ गया? जिसमें आप कंफर्टेबल हैं। अगर आपको शब्द को सोचने में समय लगाना पड़ रहा है तो वो लैंग्वेज चूज़ मत करिए, ठीक है। ऐसे अपनी भाषा चूज़ किया जाता है, ठीक। नमस्कार, वेलकम टू मेंटर्स ज्ञान। और आज हम चालू करने वाले हैं 3 अगस्त का करंट अफेयर, जिसमें पहला आपको दिख रहा होगा शुभांशु शुक्ला जी के बारे में, जिन्हें इसरो नासा के माध्यम से स्पेस भेज रहे हैं, ठीक है। तो इनका नाम यहाँ से बताया है इसरो ने, और ये नासा की ओर से स्पेस जाएंगे। कौन है? तो इनका जन्म जो है 10 अक्टूबर 1985 को लखनऊ में हुआ था। ये एनडीए का एग्ज़ाम दिए और वहाँ के पूर्व छात्र हैं। एनडीए राष्ट्रीय
राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, जून 2006 में भारतीय वायुसेना के फाइट स्ट्रीम में ये नियुक्त हुए थे। इनके पास 2000 घंटे फ्लाइट चलाने का अनुभव है। आगे देखेंगे सुखोई और मिग विमान ये उड़ा सकते हैं। भारत के ये अगले स्पेसशिप में जाने वाले स्पेस यात्री या फिर अंतरिक्ष यात्री हैं, होने वाले हैं। ठीक है, एक आपके लिए करंट अफेयर का क्वेश्चन ये है कि अभी अंतरिक्ष स्टेशन में, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में भारतीय मूल की एक स्पेस यात्री हैं। ठीक है, स्पेस यात्री या अंतरिक्ष यात्री कहेंगे, वो वहाँ पे स्थित हैं जिनको लाने की कोशिश की जा रही है। उनका नाम क्या है? ठीक, बताइएगा कमेंट में। आगे देखते हैं, इसरो इनको भेजा है, तो यहाँ से आपको जो स्टैटिक पार्ट थोड़ा पढ़ लेना है, वो इसरो के बारे में पढ़ लेना है, जिसका पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में कहेंगे तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान परिषद या फिर संगठन, ऑर्गेनाइजेशन है ना तो संगठन होगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को हुआ था। बेंगलोर कर्नाटक में इसका मुख्यालय है। इसरो बनने के बाद पहला उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को भेजा गया था वैंकूवर कनाडा से। इसके बाद भारत का दूसरा उपग्रह भास्कर 7 जून 1979 को भेजा गया था। PSLV GSLV के बारे में आपको बता दूं, ये भारत के द्वारा निर्मित उपग्रह प्रक्षेपण यान है। इसी में उपग्रह या फिर जैसे चंद्रयान में जो पेलोड्स थे उन सबको डाल करके पृथ्वी से बाहर भेजा गया था। ये हम दूसरे देशों से पहले मांगते थे लॉन्च के लिए, लेकिन हम आत्मनिर्भर हो गए और खुद के लिए बनाए। अब हम इस तकनीक को दूसरे देशों को बेचते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट करने के लिए भारत में इसरो ने अपना एक अलग संस्था स्थापित किया है जो सिर्फ अंतरिक्ष के जो अनुसंधान है उनको एक्सपोर्ट या फिर व्यापार करने के लिए उपयोग करता है। उसका नाम खोजिएगा, मुझे पता है पर मैं भी बताऊंगा नहीं, आप खोजेंगे तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, करंट अफेयर में मैं ऐसे ही आपको कुछ काम दूंगा जिसको इसको सुनने के बाद आप एक बार सर्च तो करिए, उसको पढ़ेंगे सीखेंगे तब आपको समझ में आता है। ठीक है, मेरा उद्देश्य आपको फैक्ट बताना नहीं है, मेरा उद्देश्य यह है कि आप में रोज पढ़ने के लिए जागरूकता लेकर के आना। ठीक, आगे इसरो 22 अक्टूबर सन 2008 को चंद्रयान 1 भेजा था जो कि सक्सेसफुल था। ये चंद्रमा के चारों ओर घूमते हुए वहाँ के फोटो लेने लगा। मंगलयान भेजा गया था, मिशन मंगल, ओम मंगलम मंगलम आपको याद होगा। 22 सितंबर सन 2014 को भेजा गया था। फिर 22 जुलाई सन 2019 को चंद्रयान 2 भेजा गया था जिसको असफल माना जाता है, लेकिन एक तरह से ये ऐसे सफल हुआ कि इसके ऑर्बिटर का यूज चंद्रयान 3 कर रहा है। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला भारत विश्व का पहला देश बना। चंद्रमा पर उतरने वाला भारत विश्व का चौथा देश बना। और इस तरह से हमने चंद्रयान के माध्यम से बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली। मंगलयान के माध्यम से क्या उपलब्धि हासिल किए थे कि एक हॉलीवुड मूवी है इंटरस्टेलर, जो अंतरिक्ष से रिलेटेड मूवी है, उसके लिए जिसको बनाने के लिए जितना खर्चा लगा था उससे भी कम खर्च में हम लोग मिशन मंगल लेकर के गए थे। दोनों मूवी देख लेना यार, मिशन मंगल भी देख लेना और इंटरस्टेलर भी देख लेना, मजा आएगा। स्पेस से लिए अगर आप खुश हैं, स्पेस जानते हैं या जानने की इच्छा रखते हैं, तो एक और मूवी है वो देख लेना, ग्रेविटी। जब आप उसको देखोगे तब कमरे वमरे का सब लाइट वाइट बंद रखना, मस्त ईयरफोन लगाना या हेडफोन लगाना और उस मूवी को देखना। ऐसे लगेगा कि आप खुद ग्रेविटी को फील कर पा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आदित्य L1, ये पृथ्वी के अंदर से, मतलब हमारे इसरो से भेजा गया था सूर्य का क्रोड का अध्ययन करने के लिए, या फिर सौर तूफान जो आता है उसके बारे में अध्ययन करने के लिए भेजा जा चुका है। 2 सितंबर सन 2023 को लैग्रेंज L1 पॉइंट पर पहुंच भी चुका है और सौर तूफान का अध्ययन कर रहा है। इसरो के बारे में ये जानकारी पर्याप्त नहीं है आपके पढ़ने के लिए, इसके आगे भी आपको पढ़ना है। इतनी जानकारी को आप अपने पढ़ाई के लिए इसरो में यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपको और क्या पढ़ना है कि कैसे कैसे इसरो का डेवलप हुआ, गठन किस प्रकार से हुआ था और भारत के भी वर्तमान में अंतरिक्ष क्षेत्र में स्थिति क्या है, इसरो के सहायक अन्य केंद्र कौन कौन से हैं, इन सबको आपको पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि 2 नंबर वाले पेपर 2 जिसमें ऐसे पूछा जाता है, वहाँ पे सवाल आ सकता है। एक निबंध डायरेक्ट पूछा जा सकता है, भारत में अंतरिक्ष में भारत के कदम या फिर विकास, इन सबको। और चंद्रयान 3 भी पूछ सकता है। आदित्य L1 पे भी निबंध आ सकता है। गगनयान जो अगला मिशन जाने वाला है उस पर निबंध आ सकते हैं। ठीक, या फिर पेपर 4 का 3rd पार्ट, ठीक, कौन सा है? व्यवहारिक विज्ञान, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, पढ़िएगा इसको। 1 डे एग्जाम के लिए चंद्रयान इंपॉर्टेंट होता है और आदित्य L1 इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे
बढ़ते हैं। देखिए भारतमाला परियोजना है, कहाँ से कहाँ तक बन रहा है, विशाखापट्टनम तक बन रहा है, रायपुर से। ठीक, अब इसको समझने के लिए मैप में देखते हैं। पहले हमको रायपुर से जब विशाखापट्टनम जाना था तो वाया जगदलपुर होकर के जाना था। हम रायपुर से जगदलपुर जाते थे और जगदलपुर से कहाँ जाते थे, विशाखापट्टनम जाते थे। अब ये जो भारतमाला का प्रोजेक्ट बन रहा है, रायपुर से कोंडागांव जाएंगे, कोंडागांव से विशाखापट्टनम पहुँच जाएंगे। समझ में आ गया। मैप को हटाते हैं और देखते हैं ये जो नई सड़क बन रही है, ये विशाखापट्टनम तक का जो सफ़र होगा इसमें 12 घंटे के बजाय 7 घंटे में तय होगा, 5 घंटे बच जाएंगे। क्लियर है। ये जैसे ही रोड बनेगा आराम से हम लोग कहाँ जा सकते हैं, विशाखापट्टनम जा सकते हैं रायपुर से 7 घंटे में। ठीक है, 3 घंटे गाड़ी चला के 1 घंटे 15 मिनट का हॉल्ट लेके आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, रायपुर से रांची समेत 8 नए नेशनल हाई स्पीड रोड कॉरिडोर का प्रोजेक्ट मंजूर हुआ है। ये सारे हमारे काम के नहीं है, बट 8 मंजूर हुआ है और इसमें जो कैबिनेट मिनिस्टर है उनका नाम नितिन गडकरी है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अब हमारे काम की जो चीज़ है वो 4 लेन पत्थलगांव रायगढ़ से गुमला रांची तक नेशनल स्पीड कॉरिडोर बनाया जा रहा है। रायपुर से पत्थलगांव रायगढ़ और वहाँ से कहाँ जाएंगे तो गुमला रांची जाएंगे। ठीक है, भारतमाला परियोजना के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि जब भारत में 2017-18 में आर्थिक विकास किया जा रहा था तब ये देखा गया कि किसी एक इंडस्ट्री से दूसरे इंडस्ट्री अगर कुछ सामान भेजना है या फिर किसी इंडस्ट्री में कच्चा माल मंगाना है तो उसके लिए ट्रक का यूज़ किया जाता था। ये ट्रक कहाँ चलेंगे, तो जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट जहाँ पे चलती है, नॉर्मल रोड जिसमें लोग भी सफ़र करते हैं, वहाँ करते थे। अब ट्रैफिक जाम या फिर असुविधा होती थी एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री में माल पहुंचने में, भारतमाला प्रोजेक्ट लाया गया। इसमें उन्हीं रोड के पैरेलल एक रोड बनाया जा रहा है जिसको इंडस्ट्रियल कॉरिडोर नाम दे दी है। इन इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के माध्यम से एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री सामान पहुंचाने के लिए स्पेसिफिक अलग कॉरिडोर बनाया जा रहा है जिसमें सिर्फ और सिर्फ ट्रक या फिर ये सामान वाली गाड़ियाँ चलेंगी। तब सुचारू रूप से इंडस्ट्री ग्रोथ हो पाएगा, उद्योग के क्षेत्र में उन्नति हो पाएगी। ठीक है, पढ़ते हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा 2017-18 से भारतमाला कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसमें ये लागत में इतने किलोमीटर रोड बना है। अभी के लिए कंटेंट याद नहीं रखना है। ठीक है, सिर्फ आपको ये याद रखना है और क्यों बनाया जा रहा है जो मैंने अभी आपको समझाया उसको। इसके अंतर्गत क्या बनाए जा रहे हैं तो आर्थिक कॉरिडोर, फीडर कॉरिडोर और इंटर कॉरिडोर, राष्ट्रीय कॉरिडोर, तटवर्ती सड़कें, बंदरगाह संपर्क सड़कें आदि का निर्माण किया जा रहा है। इनका क्यों निर्माण किया जा रहा है, थोड़ी देर पहले मैं आपको जो समझाया हूँ वही है। विदेश से कोई सामान आएगा, बंदरगाह से लेकर के किसी इंडस्ट्री पे लेकर के जाना है तो उसके लिए सेपरेट कॉरिडोर बनाया जा रहा है, अलग कॉरिडोर जिसमें सिर्फ ये गाड़ियाँ ही चलेंगी जो सामान को लेकर के जाएंगी। ठीक है, आगे देखिए, ये कंटेंट, ये एक फैक्ट है। इसने इतने समय तक का एक आंकड़ा दिया गया है जो आपके काम का नहीं है, हमको मिल गया, हमने छाप दिया है। इसके बाद देखते हैं इस परियोजना के तहत निर्माण कार्य करने वाली मुख्य एजेंसियां कौन कौन सी हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग एक एजेंसी है, दूसरा राष्ट्रीय राजमार्ग दूसरी एजेंसी है, तीसरा औद्योगिक विकास निगम तीसरी एजेंसी है, चौथा लोक निर्माण विभाग लिखा है जो कि गलत है, लोक निर्माण विभाग है। ये 4 एजेंसियां जो इस पर काम कर रही हैं कौन सा, भारतमाला परियोजना को कंप्लीट करने में। आगे देखते हैं लाभ क्या होंगे। तो पहला होगा पूरे देश में सड़क में सुधार होगा, डेफिनेटली होगा ही, सड़क बन रहा है। आर्थिक गलियारों के कार्गो की त्वरित आवाजाही में वृद्धि होगी। ट्रक के ऊपर में कार्गो रखा रहता है जिसको एक जगह से दूसरी जगह, मतलब जैसे ड्राई पोर्ट कहाँ है छत्तीसगढ़ में, कहाँ पे बताइए, सिलतरा में। तो छत्तीसगढ़ के सिलतरा में ड्राई पोर्ट है। ड्राई पोर्ट का मतलब होता है एक बहुत बड़ा ऐसा जगह जहाँ पे कार्गो में सामान को रख करके शिप किया जाता है। तो ट्रक के माध्यम से वो कहाँ पे जाएगा, बंदरगाह तक जाएगा और बंदरगाह में उस कार्गो को डाल करके क्या करेंगे ये लोग, विदेश भेज देंगे। ठीक है, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि डेफिनेटली होगा, निवेश में तेजी आएगा, रोजगार सृजन में वृद्धि होने की संभावना है। ये सारे लाभ है भारतमाला परियोजना के। आगे देखते हैं। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि सरगुजा पावर प्लांट डैम ओवरफ्लो हो गया, कांकेर में नादिर नाले उफान पर हैं। दूसरा आप देख पा रहे होंगे कि सीजन ने पहली बार गंगरेल डैम के गेट खुले हैं। ठीक, कितने देर के लिए, तो मेरे ख्याल से इसमें लिखा गया था 19 मिनट के लिए खोला गया था। पूरे के पूरे 14 गेट खोले गए थे। ठीक है, मॉक ड्रिल किया गया था कि अगर पानी आ जाएगा तो हम कैसे बाढ़ से बचा पाएंगे। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि कुछ दिन पहले मैंने आपदा के बारे में आपको एक वीडियो बनाया था करंट अफेयर में, जिसमें रोल ऑफ कलेक्टर समझाया था आपको। ठीक है, उस वीडियो को एक बार फिर देख लीजिएगा और आपदा के बारे में पढ़ लेना भाई, कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है अगर मेंस की तैयारी कर रहे हो तो। ठीक, छत्तीसगढ़ में जो बारिश हो रही है अभी वर्तमान में वो उतनी ही हो रही है जितनी होनी चाहिए, फिर भी
कुछ दिक्कतें हैं, कुछ अरेंजमेंट्स में कमी है जिसके कारण ये आपदा आ रही हैं, उस पर काम किया जा रहा है। ठीक है, अब इस न्यूज़ को आपको पढ़ाने का सिर्फ और सिर्फ एक मतलब था, अगर सरगुजा में डैम दिया गया है तो सरगुजा में कौन कौन से डैम है पढ़ लेना। अगर बलरामपुर के बारे में या कांकेर के बारे में दिया गया है तो कांकेर में जैसे परलकोट डैम था जिसके जो कुछ महीनों पहले चर्चा में था, उसके बारे में पढ़ लेना। परलकोट नदी के बारे में पढ़ लेना। आगे अगर गंगरेल डैम के बारे में दिया है तो उसके बारे में पढ़ लो। और अगर छत्तीसगढ़ में वर्षा दिखाया गया है तो वर्षा वितरण का मैप निकाल के पढ़ लीजिए। ऐसे ही पढ़ा जाता है करंट अफेयर से स्टैटिक पार्ट को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक न्यूज़ आप देख पा रहे होंगे कि बलरामपुर में बाढ़ के हालात आ गए हैं, तो यहाँ पे हमको विकास करना है। इस न्यूज़ में आपको सिर्फ ये है कि जब वहाँ के ऑफिसर बन के जाओगे तो इसके लिए काम करना भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या है, निकाय चुनाव। आयोग के पास ईवीएम नहीं है, बैलेट पेपर से चुनाव होगा। तो इस बार छत्तीसगढ़ में नवंबर दिसंबर, इस साल में नवंबर दिसंबर में निकाय चुनाव होने वाले हैं। यानी आप अपने पार्षद चुनोगे, महापौर चुनोगे, सरपंच चुनोगे, पंच चुनोगे, जनपद पंचायत के अध्यक्ष भी चुनोगे। इससे पहले कांग्रेस सरकार थी जहां पे एक नियम चेंज किया गया था। नियम में यह बताया गया था कि चुनाव अध्यक्ष और महापौर के लिए अप्रत्यक्ष होंगे, केवल हम पार्षद चुनेंगे और वो वहां पे जाकर के सरपंच जाकर के अध्यक्ष चुनेंगे। और हमारे इस जगह से कौन आएंगे, माफ़ करिएगा, जनपद पंचायत सदस्य जाकर के अपने अध्यक्ष चुनेंगे, नगर पालिका के पार्षद जाकर के अपने अध्यक्ष चुनेंगे, नगर निगम के पार्षद जाकर के महापौर चुनेंगे। ये पहले हुआ था इससे पहले वाले वर्ष में। अभी वापस एक चेंज आया है इसमें, जिसमें आपको ही खुद महापौर भी चुनना है, अपने पार्षद चुनना है। तो आपके पास 2 ईवीएम होने चाहिए हर बूथ में। जितने लोग भी होंगे वहाँ पे हर एक बूथ में 2 ईवीएम चाहिए था। ठीक है, तो आयोग के पास ईवीएम नहीं है तो अब बैलेट से चुनाव होगा। मतलब अगर आप 18 वर्ष से ऊपर हैं, आपका मतदाता लिस्ट में नाम है, तो क्या करोगे, आप जाकर के बैलेट पेपर के माध्यम से वोट डालोगे इस बार। ठीक, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष चुनाव के बारे में मैंने आपको समझा दिया है और डिटेल में पढ़ना चाहिए आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, निर्वाचन आयोग की बात आई है तो निर्वाचन आयोग को पढ़ लेना। कुछ दिन पहले जब मैं आपको समझा रहा था कि यूपीएससी की जो अध्यक्षा हैं वो नई बनी हुई हैं, प्रीति सूदन जी बनी हुई हैं, तब मैंने आपको आयोग के बारे में बताया था, संवैधानिक आयोग और गैर संवैधानिक आयोग के बारे में। वहाँ पे निर्वाचन आयोग आया था जो कि एक संवैधानिक आयोग है, क्योंकि इसके लिए संविधान में अनुच्छेद दिया गया है। कितना अनुच्छेद दिया गया है, 324 से 329 तक अनुच्छेद दिया गया है, जिसको यहाँ पे आपको समझाया है। फिर लोकसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति इत्यादि का इलेक्शन कराते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है केंद्रीय निर्वाचन आयोग के एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो हैं, अभी जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं वो राजीव कुमार हैं, और 2 जो ज्ञानेश कुमार हैं और एस.एस. संधू है वो निर्वाचन आयुक्त हैं। इनका काम क्या होता है, विधानसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति इत्यादि का इलेक्शन कराने में होता है। याद ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ के विधानसभा का चुनाव केंद्रीय निर्वाचन आयोग कराता है, राज्य निर्वाचन आयोग नहीं कराता। राज्य निर्वाचन आयोग क्या कराता है, स्थानीय निकाय चुनाव कराता है। तो स्थानीय निकाय चुनाव में कौन कौन से हो जाएंगे, यही महापौर, पार्षद, पंच, सरपंच, जनपद पंचायत अध्यक्ष, इन सब का इलेक्शन होगा। उसको कौन कराएंगे, राज्य निर्वाचन आयोग। तो छत्तीसगढ़ में जो राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं वो कौन है, अभी अजय सिंह जी हैं। ठीक है, क्लियर हैं आप। इसके बाद अगर आपको देखना है अनुच्छेद कौन कौन से हैं, तो अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक भारतीय निर्वाचन आयोग का अनुच्छेद है। 324 में चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण और चुनाव आयोग में निहित होगा। उसके बाद 325 में किसी भी व्यक्ति को धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी विशेष मतदाता सूची में शामिल होने के लिए अपात्र नहीं ठहराया जा सकता। इसके बाद 326 लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। 327 विधानमंडल के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने की संसद की शक्ति है। 328 किसी भी राज्य के विधानमंडल के ऐसे विधानमंडल के लिए चुनावों के संबंध में प्रावधान करने की शक्ति है। विधानमंडल वाला केंद्रीय चुनाव आयोग है ना। इसके बाद 329 चुनावी मामलों में न्यायालय के द्वारा हस्तक्षेप पर प्रतिबंध लगा सकता है। कौन, निर्वाचन आयोग। अगर अनुच्छेद 243 का के आपको पता होगा तो यह भी निर्वाचन आयोग से संबंधित है, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित है। निकाय चुनाव कराते हैं, स्थानीय निकाय चुनाव कराते हैं। ठीक है, तो इन अनुच्छेदों के सीक्वेंस को आपको याद रखना है। किसके लिए, केंद्रीय निर्वाचन आयोग के लिए। ठीक, तो आज समझाने के लिए इतनी चीज़ें थी। कैसे करंट अफेयर से स्टैटिक पोर्शन को निकाल करके पढ़ा जाता है, धीरे धीरे आगे बढ़ा जाता है, ये आपको सिखाने का इन वीडियोस का मुख्य उद्देश्य है। कल छुट्टी रहेगा, कल हम आपसे नहीं मिलेंगे हम आपसे सोमवार को। कल छुट्टी, एक तो संडे है इसलिए भी है, और दूसरा छत्तीसगढ़ का त्यौहार है भाई, पहला त्यौहार है हरेली है।
तो आप भी रेस्ट ले सकते हैं, कल एंजॉय करना। कल मन नहीं है तो मत पढ़ना, लेकिन हरेली त्यौहार को जान लेना, मना लेना। शहर में रहते हो फिर भी एटलीस्ट यूट्यूब खोल करके वीडियो देख लेना, कोई तो मना रहा होगा। छत्तीसगढ़ के बारे में जितना जानोगे उतना ज़्यादा ही आपके CGPSC की तैयारी के लिए फ़ायदा होगा। रट करके छत्तीसगढ़ को अगर समझना चाहते हो तो गलती कर रहे हो। छत्तीसगढ़ में हो तो छत्तीसगढ़ को जी के समझो, आसान हो जाएगा। क्लियर है? शुक्रिया।